हेलो। हाय एवरीवन। देखो नेक्स्ट अपन का टॉपिक है जनरली ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ किसे कहते हैं, यही अपन को इस चैप्टर के अंदर स्टडी, इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर अपन को क्लियर करना है। देखो ओम एक बेसिकली साइंटिस्ट है जिन्हों का फुल नेम है ग्रीगर साइमन। तो ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ग्रीगर साइमन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओम्स लॉ के बारे में बताया था। अभी ओम्स लॉ क्या है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट को ही हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने जनरली एक वायर ली, उसी वायर के अंदर देखो दो चीजें उन्होंने फिट कर दी। एक तो इसी वायर को बेसिकली एक अल्टरनेटिव वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब ऐसी बैटरी जिसके अंदर हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसी वायर के अंदर क्या लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया, ताकि हमारे को ये भी पता चले कि कितना वोल्ट कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो देखो कुछ इस तरीके का उन्होंने कॉम्बिनेशन किया, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ से वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरा बेसिकली एमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले देखो 10 वोल्ट की वैल्यू ली। जब उन्होंने 10 वोल्ट की वैल्यू ली तब उनकी इलेक्ट्रिकल करंट कितनी आई, 1 एम्पियर आई। फिर उन्होंने 15 वोल्ट की ली, तब उनकी इलेक्ट्रिकल करंट आई 1.5 एम्पियर। फिर देखो 20 ली तो उनकी इलेक्ट्रिकल करंट आई, इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू क्या होती गई, इंक्रीज होती गई, कितनी आई, 2 एम्पियर आई। जैसे उन्होंने 25 वोल्टेज लिया तो उनकी इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू क्या आ गई, 2.5 एम्पियर। जैसे 30 वोल्ट लिया तो क्या आ गया, 3 एम्पियर। तो अब देखो ये उनकी क्या थी, रिजल्ट थी कि एक बेसिकली उन्होंने सर्किट बनाया, उस सर्किट के अंदर एक तरफ अल्टरनेटिव सोर्स रख दिया जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, मतलब हम हमारे हिसाब से उसके अंदर पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और उसी सर्किट के अंदर एमीटर को कनेक्ट कर दिया। तो अब जब उन्होंने 10 वोल्ट जब वोल्टेज लिया उस बैटरी का, तब बेसिकली हमारे एमीटर की रीडिंग कितनी आई, 1 एम्पियर आई। जब उन्होंने 15 वोल्ट लिया तब हमारे एमीटर की रीडिंग आई 1.5 एम्पियर। जब 20 वोल्ट लिया तब 2 एम्पियर आई। जब 25 लिया तो 2.5 एम्पियर। जब 30 वोल्ट लिया तो 3 एम्पियर। तो यहाँ पे एक चीज देखो अपन को मतलब है ना कॉमन दिख रही है या समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे देखो अपन वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे अपन की इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू में भी क्या आ रही है, इंक्रीजमेंट आ रही है। तो ये चीज क्या बता रही है, ये चीज हमारे को सिंपली ये बता रही है कि किसी भी डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट जो प्रोड्यूस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, या जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। देखो अपन ने पिछले वीडियोस के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट और वोल्टेज के कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी और स्पीड और नंबर के हिसाब से अपन हमारी रिजल्ट क्या आई थी, कुछ इस तरीके की आई थी। अब यहाँ पे भी देखो सेम रिजल्ट आई है। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो पीछे जाकर आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो अब देखो हमारी रिजल्ट क्या आई है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ जनरली सिंपली ये कहता है कि किसी भी डिवाइस के अगर हम किसी भी डिवाइस को अगर अपन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं तो जो करंट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली डिपेंड होती है उस अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के ऊपर। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डिवाइस के अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है उसकी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अगर हम इन्वायरमेंटल कंडीशन कांस्टेंट रखें, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया, ये सारी चीज़ें अगर अपन कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट क्या क्या रखना है अपन को टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया, अगर ये चीज़ें अपन कांस्टेंट रखते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इसको अपन दो टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करती है कि इसको आपने कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दिया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो लिखना तो अपन को ऐसा चाहिए, इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती है। मगर हमारे लॉ की रिजल्ट को अच्छे तरीके से लिखने के लिए अपन क्या लिख लेते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखो दोनों एक ही बात है, V I पे डिपेंड करता है, I V पे डिपेंड करता है, लगभग एक ही बात है। अब तो हम क्या लिख लेते हैं, हम मैथमेटिकली हम ये लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। इसका मतलब जो भी करंट की वैल्यू हमारी कंडक्टर के अंदर आएगी वो डिपेंड करेगी हमारी अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के ऊपर। अगर अपन प्रोपोर्शनल हटाते, प्रोपोर्शनल का मतलब दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर एक चीज के अंदर इंक्रीजमेंट होगी तो दूसरी चीज के अंदर भी इंक्रीजमेंट होगी, अगर एक चीज के अंदर डिक्रीजमेंट होगी तो दूसरी चीज के अंदर भी डिक्रीजमेंट होगी, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे अपन बायो के अंदर पढ़ते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो अभी v इक्वल्स टू क्या आ जाता है, v प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट टर्म आता है जिसे अपन क्या देते हैं, r, और v इक्वल्स टू आर आई कह देते हैं। क्योंकि फिजिक्स के अंदर जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है पर जिसे अपन कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट।
हर इक्वेशन के अंदर वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अलग अलग होता है। जहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या है, आर, जिसे अपन ने नाम दे दिया रेजिस्टेंस दे दिया, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, V इक्वल्स टू आर आई, या इसे अपन इस तरीके से भी ले सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर। यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ, कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है उसकी अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के ऊपर, और इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। और अब देखो, अगर अपन इस वाली इक्वेशन से जो अपन का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या रेजिस्टेंस आया है उसकी अगर अपन वैल्यू फाइंड करना चाहे, उसका फॉर्मूला निकालना चाहे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा। अभी देखो आर, V इक्वल्स टू आई आर, तो आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। देखो V इक्वल्स टू आई आर, तो अगर अपन आर फाइंड करना चाहेंगे, ये आई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वहां जाकर किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो हम क्या लिख लेंगे, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो हमारे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, रेशियो ऑफ वोल्टेज पर यूनिट इलेक्ट्रिकल करंट, तो ये हमारे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है, यही उसकी डेफिनेशन बन जाती है। अब देखो, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का हमारे को यूनिट पता होता है वोल्ट, जो हमने पीछे क्लियर कर लिया है, और आई इलेक्ट्रिकल करंट को रिप्रेजेंट करा है, उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। मगर यहाँ पर एक न्यू टर्म आया, वो न्यू टर्म क्या आया, हमारा रेजिस्टेंस आया। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट जनरली देखो अपन फॉर्मूले से ही निकालेंगे, सारी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स उसके फॉर्मूले से ही निकलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, V अपॉन आई। तो देखो इलेक्ट्रिकल, V का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसका यूनिट क्या है, वोल्ट। आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट, उसका यूनिट क्या है, एम्पियर, जिसको अपन जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपन का हो गया है। तो एक तो देखो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर, या दूसरा इसका होता है ओम। ओम बेसिकली एक ग्रीक सिंबल है, और इसे अपन क्या कहते हैं, और रेजिस्टेंस के दूसरे यूनिट का मतलब ऐसा यूनिट के अंदर ज़्यादातर यूज ओम किया जाता है। वोल्ट अपॉन एम्पियर भी करेक्ट है, जैसे देखो अपन का इलेक्ट्रिकल करंट का कुलोम अपॉन सेकंड, वो भी करेक्ट है, मगर यूज क्या किया जाता है, एम्पियर। सेम तरीके से इसका एक तो यूनिट है वोल्ट अपॉन एम्पियर, या हम यूज क्या करते हैं, ओम यूज करते हैं। तो ओम एक ग्रीक लेटर है। अब यहाँ पे देखो, तो ज़्यादातर अपन यूनिट क्या यूज करेंगे, रेजिस्टेंस का ओम करेंगे। अगर कोई भी पूछे आपको व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आंसर एक ही सिंपल बोलना है, ओम। और लिखते कैसे, इस तरीके से लिखते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से, ये ग्रीक लेटर। अब देखो, अगर हम ग्राफ बनाए, मतलब अगर देखो यहाँ पे जो अपन को वैल्यू मिली है, एक वोल्टेज की और करंट की, इन दोनों की अगर अपन ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो जनरली ओम्स लॉ है, ये जनरली इस ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले ये ग्राफ बना था, उसके बाद में ये स्टेटमेंट बनी है। अपन अभी पढ़ने के लिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद में ग्राफ बनते हैं, मगर एक्चुअल के अंदर सबसे पहले वहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म हुआ था उस टाइम, और वो प्रैक्टिकल के अंदर ग्राफ बना था। उस ग्राफ की रिजल्ट को अपन क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। तो जनरली ग्राफ क्या था, ग्राफ के अंदर देखो उन्होंने बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस के अंदर दो वैल्यू को ले ली। वाई एक्सिस के अंदर जनरली V ले लिया, मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ले लिया। एक्स एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिकल करंट ले ली। अब जैसे जैसे देखो वो वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते थे, तो उनकी जैसे अगर वोल्टेज अपन क्या लेते हैं, यहाँ पे अगर सपोज कर देते हैं कि अगर अपन वोल्टेज और ये वो अपन की वैल्यू वो ले लेते हैं, अगर अपन की वोल्टेज 10 वोल्ट लेते हैं, तो अपन की इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू आती है 1 एम्पियर। सेम तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या वोल्टेज अपन 15 लेते हैं, तो वहां पे अपन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 की जगह अपन की करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.5। अगर अपन 15 के बाद में 20 वोल्ट लेंगे, तो बेसिकली अपन की करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। तो यहाँ पे देखो इसी तरीके से अपन का रिजल्ट मिलता गया। तो फिर जहां पर देखो वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल करंट का जो कॉमन पॉइंट आ रहा था, उन सारे कॉमन पॉइंट्स को हमने कंबाइन कर लिया। हम ग्राफ में यही करते हैं। अब देखो सारी कॉमन पॉइंट्स को जैसे ही हमने कंबाइन किया या एक दूसरे के साथ मिला दिया, तो हमारे को इन दोनों के ग्राफ के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिली। उसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। देखो अभी अगर इस स्ट्रेट लाइन को अपन फाइंड करना चाहते हैं, या इस स्लोप को फाइंड करना चाहते हैं इस ग्राफ की, तो अपन कैसे फाइंड करेंगे। देखो एक अपन ट्रायंगल बनाते हैं। अब उस ट्रायंगल के अंदर ये वाली वैल्यू बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये चीज वोल्टेज, ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिकल करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको अपन आई से कर देते हैं। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है, देखो अगर यहाँ पे अपन थीटा बनाते हैं, तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो या तो आप बेसिकली उस वाले फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो, या टेन थीटा लगाकर भी यूज कर सकते हो। अगर इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर अपन टेन थीटा लगाए, तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। देखो परपेंडिकुलर अपन का क्या है, V, और बेस क्या अपन का I। तो V अपॉन आई देखो किसके इक्वल है, V अपॉन आई इक्वल्स टू R।
तो इसका मतलब यहाँ पे देखो अपन ने सिर्फ इस वाली वैल्यू को फाइंड करना चाहा तो अपन का आंसर क्या आ गया आर। अगर अपन इस पूरी की वैल्यू फाइंड करते तो भी अपन का आंसर क्या आता आर आता। तो सिंपली हम ये कहते हैं कि वी एंड आई के ग्राफ के अंदर जो स्लोप होती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। जो ये अपन को लाइन मिल रही है ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, ये इन दोनों ग्राफ का स्लोप है, मतलब इस ग्राफ का जनरली स्लोप है और ये स्लोप बेसिकली रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये लाइन कैसी बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, बीच में देखो ऐसे करके ऐसे कोई सिग्मोइड कर्व वगैरह कुछ नहीं बन रहा है। तो इसी वजह से वी एंड आई ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ। तो एग्जाम के अंदर 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि ओम्स लॉ के अंदर जो ग्राफ बनता है वो कैसा ग्राफ होता है, तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कैसा बन रहा है, देखो अपन का सीधा बन रहा है, इस वजह से इसे अपन स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ कहते हैं। और ऐसे डिवाइसेस जो अपन के इस तरीके, अगर अपन उनके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाइड करें और उनके वोल्टेज उनके करंट की जो वैल्यू आए, और अगर अपन उन दोनों के बीच में ग्राफ फाइंड करने की कोशिश करें अपन को स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिले, या सिंपली कहे ऐसे डिवाइसेस जिसके अंदर अपन को ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है वी और आई के बीच में, तो उन डिवाइसेस को अपन क्या कहते हैं, ओमिक डिवाइसेस, या उन्हें हम लीनियर कंडक्टर्स भी कहते हैं। बेसिकली अपन के ओम्स लॉ की कंक्लूजन है, तो अपन सिंपली लीनियर कंडक्टर्स या ओमिक डिवाइसेस को कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं या जो इस ग्राफ को फॉलो करते हैं, क्योंकि यही ग्राफ अपन का क्या ओम्स लॉ है, तो उसे अपन ओमिक डिवाइसेस या स्ट्रेट लाइन डिवाइसेस भी कहते हैं। और यहाँ पे देखो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे आप देखो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे आपकी करंट भी इंक्रीज होगी। तो इस ग्राफ में अपन को एक चीज समझ में आती है कि जो ओमिक डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे, मतलब अप्लाइड वोल्टेज, तो उसके अंदर करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यही तो अपन का रिजल्ट है कि जैसे जैसे आप, जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट में, मतलब इसके अंदर जो चेंजिंग होगी वो आपकी इलेक्ट्रिकल करंट में भी चेंजिंग दिखाई देगी। अगर आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इसका मतलब आपका करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये अपन को कंक्लूजन जहाँ से मिलता है वो इसी स्टेटमेंट को अपन क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। तो जनरली पहले तो स्लो और पहले तो ये ग्राफ बना था, उसके बाद में अपन ने क्या दी, थ्योरी के अंदर ओम्स लॉ बना दिया। तो ओम्स लॉ सिंपली क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप किसी बैटरी के साथ, मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हो, तो उसके अंदर जो करंट की अमाउंट होगी वो डिपेंड करेगी कि आपने कितना वोल्टेज इस कंडक्टर को दिया है। जितना ज़्यादा वोल्टेज उतनी ज़्यादा करंट, जितना कम वोल्टेज उतना कम करंट। तो इसी स्टेटमेंट को अपन क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। गुड बाय फॉर नाउ, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।